मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है फाउंडेशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे हम आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये पुराना नाम इसका संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत में मजदूर और किसान पार्टी की स्थापना 1928। इसके पूर्व में मेरी एक श्रृंखला के रूप में चल रहा है, जिसमें मैंने आज़ादी की लड़ाई में मेहनतकश वर्गों, खासतौर पर किसान, मजदूर और मध्यम वर्गों या अन्य सरकारी क्षेत्र में जहाँ औद्योगिक एक्टिविटी होती हैं या पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, इनमें जो काम करने वाले छोटे कर्मचारी, उनके किस तरह संगठन बने, क्या हुआ, इन चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो मेरा खास फोकस है वो है जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी करके एक संगठन, जिसके बनने की प्रक्रिया तो 1923 के बाद से शुरू हो जाती है, किंतु 1925 के बाद यह रूप लेने लगती है। और ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का गठन प्रादेशिक स्तर पर होता है और बाद में कोऑर्डिनेट करके इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया। तो इसी क्रम में ये मेरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक बैकग्राउंड के रूप में एक वीडियो बनाया था, जिसमें किसान मजदूर राजनीति का उदय और उनका आज़ादी की लड़ाई में योगदान। उसके बाद बंगाल में किसान मजदूर पार्टी की स्थापना पर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद बॉम्बे प्रांत में मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की बात करी थी। और इसके बाद एक नेक्स्ट में पंजाब में जिसे कीर्ति किसान दल के नाम से, पंजाब कीर्ति किसान दल, जिसे कि वही वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है, इसका ये अस्तित्व में आई। अब जो प्रादेशिक जो संगठन चौथा जो बना है वो संयुक्त प्रांत में बना। और ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए थी, एक तो असहयोग आंदोलन में इस संयुक्त प्रांत की जो है जितनी गतिविधियां थी, पंजाब से भी ज्यादा गतिविधि संयुक्त प्रांत में थी। तो बंगाल, पंजाब और संयुक्त प्रांत, ये तीनों जो इलाके हैं एक साथ जुड़ गए थे। और क्रांतिकारी गतिविधियां भी इनमें पंजाब से लेकर के बंगाल तक, कलकत्ता तक, और बीच में पड़ाव के रूप में खास तौर पर आपका मेरठ भी है, कानपुर भी है, बनारस भी है, गोरखपुर भी है, बलिया भी है। इन जगहों पर भी जो है एक्टिविटीज अच्छी खासी थी। गोरखपुर में तो वो पूरा किसानों का था ही, अवध में भी किसानों का था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश भी काफी जागृत था। और यदि वहाँ संगठन बनता तो निश्चित तौर पर उसका अखिल भारतीय स्वरूप स्वाभाविक तौर पर होता। तो उसी दिशा में ये जो प्रादेशिक संगठन बने, इसमें इसकी अंतिम कड़ी में आता है संयुक्त प्रांत मजदूर किसान पार्टी, दी वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसकी बैकग्राउंड में मैं ज्यादा क्या बात करूं, क्योंकि अन्य में जो बैकग्राउंड है वही है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद असंतोष तो उपजा, लेकिन निराशा नहीं आई, बल्कि उसके बाद अनेक धाराएं जो क्रांतिकारी थी, जो जिनका एक सामाजिक सरोकार भी था, केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि वे सभी वर्गों के जो मुद्दे थे, मजदूर के मुद्दे, किसान के मुद्दे, चाहे काम के घंटे हों, वर्किंग कंडीशंस हों, यानी वेलफेयर की बातें हों, ये सारी जो हैं क्रिस्टलाइज होती है इस पीरियड में। और यही वो पीरियड है क्योंकि हम जो पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वराज की जो बात करते हैं, जो 1929 में जाकर के जो इसकी बात पक्की हो पाती है, लाहौर सत्र में इस पर फैसला होता है। तो एक दिन में ही पूर्ण स्वराज की बात नहीं आ गई थी। पूर्ण स्वराज की बात जब जन जन की तरफ से आने लगी तो राष्ट्रीय आंदोलन कहें, कांग्रेस कहें, दूसरे संगठन कहें, उनमें भी वे मुद्दे शामिल हुए और पूर्ण आज़ादी जो है उसकी बात चली। तो पूर्ण स्वराज जो है उसके तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, यहाँ इसके पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में ही पहले इन्हीं किसान मजदूरों को दबाने के लिए कानपुर षड्यंत्र केस बना, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस कायम किया गया। फिर भी मेरठ को इसलिए चुना गया कि मेरठ एक सिंबल बन चुका था, एक प्रतीक बन चुका था क्रांति का 1857 के काल से ही। तो इस तरह से मेरठ की अपनी एक ऐतिहासिक महत्व था। उसको देखते हुए 14 अक्टूबर 1928 को
संयुक्त प्रांत मजदूर और किसान पार्टी की स्थापना मेरठ में आयोजित एक सम्मेलन में हुई, और जो सम्मेलन आयोजित किया था उसमें बॉम्बे के कार्यकर्ता तो नहीं आए, किंतु बंगाल और पंजाब की जो वर्कर्स और पीजेंट पार्टीज थी उनके एक प्रमुख नेता, जिसमें खास तौर पर कलकत्ता बंगाल के जो मजदूर किसान पार्टी के नेता थे, जिनमें मुजफ्फर अहमद, और पंजाब के सोहन सिंह जोश प्रमुख थे, जो मेरठ के इस सम्मेलन में आए। इस सम्मेलन में ज्यादा कोई बहुत चर्चाएं नहीं हुई, चर्चा हुई तो एक बार औपचारिक गठन के बाद जो प्रस्ताव उन्होंने पारित किए, जो कार्यक्रम उन्होंने लिए, जो घोषणा पत्र जारी किया, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो 14 अक्टूबर 1928 को मेरठ में संयुक्त प्रांत मजदूर और किसान पार्टी की स्थापना हुई, और उसके में जो खास तौर पर इन्होंने जो पदाधिकारी निर्वाचित किए थे, तो उसमें प्रेसिडेंट बने थे विश्वनाथ मुखर्जी, जो गोरखपुर के निवासी थे, और वाइस प्रेसिडेंट धर्मवीर सिंह MLC मेरठ थे, और इसके सेक्रेटरी थे पूरन चंद्र जोशी, जो इलाहाबाद से थे। तो इस तरह से गोरखपुर, मेरठ और इलाहाबाद जो प्रमुख कमिश्नरीज थी, उनको मतलब क्षेत्रीय महत्व के स्थान थे, वहाँ के लोगों को इसमें स्थान दिया कार्यकारिणी में। साथ ही साथ इस यूपी जो वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी है संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस की, इसकी स्थापना के साथ साथ ही कुछ शाखाएं भी, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश था, तो उसमें अनेक शाखाएं स्थापित की, जिसमें सबसे पहली शाखा दिल्ली में, दिल्ली को उत्तर प्रदेश के ही अंदर शामिल किया गया। तो वहाँ जो एक दिल्ली में इसकी ब्रांच खोली, जिसका सेक्रेटरी फिरोजदीन मंसूर को बनाया। मेरठ में एक अलग से कमेटी वो शाखा बनाई, जिस शाखा के सचिव गौरी शंकर थे, और झांसी में के सचिव कृष्ण गोपाल शर्मा तथा गोरखपुर के सचिव स्वयं विश्वनाथ मुखर्जी रहे, जो कि इसके प्रादेशिक अध्यक्ष थे। और पार्टी के संविधान के बारे में यह निर्णय हुआ कि जब तक अपना संविधान नहीं बनता है, तब तक बंगाल की जो वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी है, उसी के नियमों का अनुसरण करेंगे, और उसी के संविधान के अनुसार अपनी गतिविधियों को शुरू करेंगे। किंतु इस बात को भी इस सम्मेलन में तय कर दिया गया था कि दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय वर्कर्स और पीजेंट्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया स्तर पर वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की गठन की प्रक्रिया होगी। तो उस समय जो अखिल भारतीय स्तर पर वर्कर्स और पीजेंट पार्टी जो संविधान अंगीकार करेगी, जो संविधान बनाएगी, वह संविधान, वो नियम संयुक्त प्रांत के संगठन पर भी लागू होंगे। इसलिए संविधान बनाने के लिए कोई एक्सरसाइज करने का ऐसा कोई निर्णय उनका नहीं हुआ। पार्टी का जो उद्देश्य बताया गया, उसमें उसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्यवाद से पूर्ण आजादी, और उसमें प्रस्ताव में लिखा भी था कि भारत के प्रजातंत्रीकरण के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उत्थान और स्त्री और पुरुषों की समान राजनीतिक आजादी प्राप्त करना। मेरठ कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए, जो पॉलिटिकल भी थे, साथ ही साथ इकोनॉमिक कार्यक्रम भी इसमें थे। इसमें सबसे पहला था कि सरकार को किसी प्रकार का सहयोग और समर्थन नहीं करेगी। कौन? जो संयुक्त प्रांत की वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी है, मजदूर और किसान पार्टी है, वो सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी, ना सरकार को समर्थन करेगी, मतलब परमानेंटली नॉन कोऑपरेशन। दूसरा था, कॉन्फ्रेंस ने इसमें जो प्रस्ताव पास किया, बारडोली के किसानों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई दी। तो बारडोली का किसान आंदोलन वैसे गांधी जी ने ही शुरू किया, और उसका जो नेतृत्व संभाला वो वल्लभ भाई पटेल ने संभाला, जिसमें सफलता किसानों की मिली। किंतु उन्होंने साथ ही साथ उस संगठन के लिए, जो संगठन बारडोली के किसान आंदोलन के लिए संचालित हुआ था, उनके संगठन शक्ति और आत्म बलिदान की भावना की सराहना की, जिसने भारत के किसानों को भारत की आज़ादी प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। इस तरह से उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि इसलिए उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने किसानों और मजदूरों को भारत की आज़ादी में शामिल होने का मार्ग दिखाया है। पार्टी ने सुझाव दिया कि भविष्य में कोई भी सदस्य, जो इसका सदस्य होगा, वो किसी प्रकार की, चाहे वाइसराय हो, चाहे गवर्नर हो,
या किसी भी अंग्रेजी अधिकारी द्वारा दी जाने वाली टी पार्टी और गार्डन पार्टी आदि में शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ अगले प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि उन लोगों के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया जो इस तरह की पार्टियों में शामिल होते हैं या अब तक हुए हैं, तो उनको भी कंडेम किया गया था। एक तरह से उनकी भर्त्सना की गई। एक तरफ आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन जो है गार्डन पार्टीज में, टी पार्टीज में और दूसरे आयोजनों में जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रस्ताव पास किए उसमें उन्होंने खासतौर पर जो नेहरू कमेटी, जिसके बारे में आपको याद होगा, साइमन कमीशन के बाद एक नेहरू कमेटी बनी थी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, और उन्होंने एक वैकल्पिक संविधान तैयार किया था। तो उस मामले में इस पार्टी का जो प्रस्ताव है वो ये था कि इस पार्टी ने, नेहरू कमेटी के जो प्रयास हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए तो उल्लेखनीय कार्य किया, किंतु रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर असंतोष जाहिर किया संयुक्त प्रांत मजदूर किसान पार्टी ने, क्योंकि जो बिंदु थे उसमें पूर्ण आज़ादी की बात थी ही नहीं और भी उसमें अनेक कमियां थी, और वो जनोन्मुख हैं या आम आदमी को जोड़ने वाला वैकल्पिक संविधान नहीं, उसको ये मानते थे। इसके अलावा जो अंतिम प्रस्ताव था वो था पूर्ण स्वराज। अंतिम प्रस्ताव में लिखा कि पूर्ण स्वराज, देशी रियासतों की समाप्ति, ट्रेड यूनियनों की पूर्ण आज़ादी और निजी संपत्ति की समाप्ति की मांग की जाएगी, ताकि जो संपत्ति का संग्रह है वो चंद हाथों के में ना करके समाज के हित में वो काम आए और उसका राष्ट्रीयकरण हो। पार्टी की जो अन्य मांगे थी उसमें जो इसके पहले वाली पार्टियों ने भी जिस तरह की मांगे की, उनमें सबसे प्रमुख अप्रत्यक्ष करों की समाप्ति, जमींदारी और ताल्लुकेदारी, और जो भी जो बिचौलिया वर्ग था कृषि में, उसकी पूर्ण समाप्ति कर कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग रखी। इसके अलावा सभी बड़े व्यापारों, कारखानों, खदानों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग भी संयुक्त प्रांत मजदूर किसान पार्टी के मांगों में सम्मिलित थी। सभी को काम का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जो आज भी इसके लिए चर्चाएं होती हैं कि अगर संवैधानिक अधिकार काम का मिल जाए तो निश्चित तौर पर कई विवाद जो सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में दिखाई देते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएं। जब रोजगार की गारंटी होगी तो फिर जो आपसी सद्भाव खत्म होता है, वैमनस्य बढ़ता है, जातीय कटुता बढ़ती है, वो कम हो सकेगी। इसी प्रकार से 8 घंटे का कार्य दिवस मजदूरों के लिए और 5.5 दिन का सप्ताह की मांग की गई। इसके अलावा कानून द्वारा निर्धारित मजदूरों को, मेहनतों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए, जिसका भुगतान साप्ताहिक तौर पर हो, जिससे कि किसान किसी सूदखोर और ये जो कर्जा देने वालों की चुंगल में ना फंस जाए। इसके अलावा किसान मजदूरों के कल्याण की कुछ मांगे रखी, जिसमें अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूरे देश में लागू की जाए, हॉस्पिटल्स की स्थापना की जाए, किसान मजदूरों को जच्चा खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग जो स्थानीय दाई हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस वाली होती हैं, किंतु उससे कई बार जन्म के साथ ही मृत्यु होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते थे। इसलिए जच्चा खाने अधिक से अधिक उपलब्ध कराए जाएं। महिला और बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में या नुकसानदायक कार्य में नहीं लगाया जाए। 12 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्योग में और किसी भी रोजगार में नहीं लगाया जाए। तो इस तरह से बाल श्रमिक की पूर्ण समाप्ति की बात की। इन सब के अतिरिक्त एक जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको 1 माह का प्रसूति अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिए जाने का प्रावधान हो। इसी प्रकार मजदूरों की या जो कर्मचारी हैं उनकी बीमारी, वृद्धावस्था और बेरोजगारी के समय उनके जीवन यापन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त निरक्षरता हटाई जाए और साक्षरता को बढ़ाया जाए, चाहे उसके लिए रात्रि विद्यालय कायम किए जाएं और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी पढ़ाया जाए। इस सब के अलावा नस्ल, जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो इस तरह से
ये वो मांगे हैं जो मांगे आज़ादी से 20 साल पहले ही क्रिस्टलाइज हो चुकी थी, और इनको अचीव करने के लिए आज़ादी के बाद भी जो जनोन्मुख संगठन है, एक तो वे संगठन है जिनको राज सत्ता हथियार नहीं है, एक वे संगठन है जो जनहित की, जन कल्याण की बात करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वो अब धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं, किंतु फिर भी एक सिविल सोसाइटी जैसी भी कोई चीज उभर करके आती है। तो ये जो संयुक्त प्रांत का मजदूर किसान पार्टी की जो स्थापना है, ये अंतिम कड़ी थी प्रादेशिक संगठनों की स्थापना में। इसके बाद दिसंबर 1928 की हो रही है, 14 अक्टूबर 1928 को हुआ है मेरठ में, और दिसंबर में जब कांग्रेस का सम्मेलन था उसी समय इन लोगों ने अपना कार्यक्रम कलकत्ता में रखा, ताकि वहीं पर पहले अपना जो भी उन्होंने संगठन बनाया, पहले अपना पार्टी का सम्मेलन करके, जिसमें ऑल इंडिया से किसान मजदूरों का सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें पार्टी का गठन कर लिया जाए। तत्पश्चात जो बाई चांस विभिन्न संगठनों के लोग जो कांग्रेस के कई प्रतिनिधि के रूप में, मुख्य उसमें प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल होते हैं, वो तो होंगे ही, साथ में ही जो दर्शकों के रूप में अन्य सदस्य शामिल हो सकते हैं, वहाँ सब लोग उसमें उपस्थित हों और अपनी मांग बुलंद करें। इस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने 14 अक्टूबर 1928 में मेरठ में, जो केवल संयुक्त प्रांत के मजदूर किसान पार्टी की स्थापना के लिए बुलाया गया था, किंतु उसी में आगे के ऑल इंडिया संगठन की भूमिका भी तैयार हो गई। नमस्कार।